Good afternoon, my lovely children. Now I am going to teach you the subject name is biology, in which we study about health and disease. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास में आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीयों का किताब में 4 अध्याय, चौथा अध्याय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे अक्सर आज ज़्यादा क्वेश्चन भी आपका नीट में भी आता है, तो हम लोग नीट को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पढ़ाने से पहले किसी ने कहा है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज। इसके पहले भी हेल्थ एंड डिजीज का एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे रोग के प्रकार एवं रोग के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोग को हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है आंतरिक कारकों के द्वारा जो रोग होता है, दूसरा है बाह्य कारकों के द्वारा जो रोग होता है। आंतरिक कारकों का अर्थ यहाँ पर यह है, यह रोग शरीर के आंतरिक अंगों के द्वारा होने वाले रोग से जो होता है, आंतरिक अंगों के गड़बड़ी के कारण जो रोग होता है, वैसे रोग जो होता है वो आंतरिक कारण से होता है। जैसे आप देख लो, शारीरिक अंगों के दोष के कारण, अब मान लिया जाए माता पिता को अगर डायबिटीज है तो वह भी रोग उसके पुत्र अथवा पुत्री में चला जाएगा। ये एंसेस्ट्रल रोग है। ये क्या है? एंसेस्ट्रल रोग है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। जैसे HIV, कोई माता पिता अगर HIV से पॉजिटिव है तो उसका भी वो रोग क्या होगा, वह उसके पुत्र अथवा पुत्री में चला जाएगा। जैसे जिसके माता पिता या एंसेस्ट्रल अगर हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है तो उसके पुत्र एवं पुत्री को भी इसको रोग हो जाना है। क्यों भाई? उसका आंतरिक रोग है। ये क्या है? आंतरिक रोग है, आंतरिक कारक के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसके माता पिता के शरीर में ही यह रोग है। तो ऑटोमेटिक है यह रोग जो है वह पुत्र अथवा पुत्री में भी चला जाना है। अब इसमें यह 2 भाग में हम बांट के अध्ययन करते हैं। एक होता है कई प्रकार के अंग दोष के कारण, दूसरा होता है हार्मोन के गड़बड़ी के कारण। अब यहाँ पर है यह माता पिता से अपने पुत्र अथवा पुत्री में चला जाता है। तो आंतरिक गड़बड़ी, जैसे माता पिता के शरीर में अगर इंसुलिन की कमी है तब यह रोग हो जाता है, या हार्मोन की कमी के कारण होता है। जैसे हार्मोन में क्या होता है भाई? तो हार्मोन क्या है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जो विभिन्न कार्यों में मदद करता है हमारे शरीर में। या इसकी हार्मोन की सेक्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी यह रोग हो जाएगा, और इसका सेक्रेशन कम हो जाएगा तब भी इसका रोग का कारण बनता है। जैसे एक रोग का नाम है भीमकायित्व। भीमकायित्व का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है? इसमें अगर आपका प्रोटीन का सेक्रेशन खूब ज्यादा हो जाए तो वह भीमकायित्व हो जाता है। वह लंबा कितना हो जाएगा? 7 फीट 8 फीट तक लंबा चला जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का रोग है। अगर 7 फीट का लंबा 8 फीट का आदमी अगर मिल जाए तो कितना लंबा लगेगा ना? वो बेढब नहीं, वो बेढब लगता है, और उसका शरीर भी काफी मोटा होता जाता है। दूसरी बात है, और इसमें क्या है भाई? दूषित पानी हो गया, वायु के द्वारा, दूषित वायु के द्वारा हो गया, मादक पदार्थों का सेवन से हो गया। ये सभी रोग जो होता है यह होता है आपका आंतरिक कारकों के द्वारा। दूसरा है बाह्य कारकों में आता है, ये जो आता है ये बाह्य कारक में आएगा, दूषित पानी और मादक पदार्थ। अब बाह्य कारकों के द्वारा क्या होता है भाई? तो वह रोग जो बाह्य कारक के द्वारा होता है, जैसे सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा जो रोग हमारा फैलता है,
जैसे हैजा ले लो, हैजा हो गया आपका हैजा हो गया, और क्या हो गया भाई, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, ये सभी महामारी है। ये क्या है, यह रोग जो होता है या इसको कहते हैं बाह्य कारकों के द्वारा, ये विषाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी रोग जो होता है इसी के द्वारा होता है। बाह्य कारक कहने का मतलब होता है बाहरी कारक। अब इसमें एक आता है शब्द रोगाणु। रोगाणु किसे कहते हैं, तो रोगाणु रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को ही रोगाणु कहा जाता है, जिससे रोग उत्पन्न होता है। तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है, ये रोगाणु कहते हैं इसको। दूसरे जैसे हो गया वायरस, बैक्टीरिया, कवक, इत्यादि क्या हो गया, रोगाणु हो गया। इससे क्या क्या फैलता है, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, बहुत सारा रोग जो आता है इसमें आता है। अब है रोगजनक। रोगजनक का मतलब होता है जो कीटाणु रोग को ले जाता है, जो कीटाणु रोग को ले जाता है उसको हम लोग कहते हैं रोगजनक, उसे ही रोगजनक कहते हैं। अब मेरे प्यारे बंधु, रोग का सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। लुई पास्चर नामक एक वैज्ञानिक जो थे वो रोग का सिद्धांत उन्होंने दिया था। सर्वप्रथम रोग के सिद्धांत को लुई पास्चर ने दिया था, लेकिन रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले मवेशी के शरीर में या बैक्टीरिया को देखा था। सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने या मवेशी मतलब जानवर के शरीर में बैक्टीरिया को देखा, और वह कैसा आकार का था भाई, तो रॉड शेप्ड था। उसका आकार कैसा था, रॉड के तरह था। तो इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का आविष्कार किया था और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि इन्होंने ही खोज किया था। अब उसके बाद यहां पर एक चीज आता है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है भाई, तो रोग के कीटाणु जिसमें रहते हैं उसको रिजर्वायर कहा जाता है। रिजर्वायर किसको कहते हैं, प्रत्येक रोगाणु का एक रिजर्वायर पोषक होता है, जहां वो रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिजर्वायर पोषक होता है, जहां पर यह सामान्य रूप से रहता है किंतु उसमें यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। अब यूं कहें कि मनुष्य भी रिजर्वायर है, जहां जहां रोग रहता है। जैसे मान लिया प्लाज्मोडियम ले लो आप, मादा एनोफिलीज ले जो, मादा एनोफिलीज, तो एक प्रकार का ये मच्छर है। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर क्या मलेरिया बुखार का कीटाणु को रखता है। जैसे कोई मलेरिया पीड़ित व्यक्ति हो गया, मच्छर मादा एनोफिलीज वो क्या करता है, वहां जाता है, कहां जाता है, उस जिसके शरीर में मलेरिया बुखार है उसमें जाकर के काटेगा तो क्या होगा, उसका कीटाणु को उसमें चला जाएगा मादा एनोफिलीज में। वही मच्छर फिर दूसरे आदमी को जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें जाकर के काटेगा तो वो खून में क्या करेगा, मिला देगा, जिससे क्या होगा, वह भी पीड़ित हो जाएगा, मलेरिया पीड़ित होगा। इसके बाद हम लोग जो चलेंगे, अगला क्लास जो हमारा होगा वह होगा महामारी किसे कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे परजीवी विज्ञान, पारासिटोलॉजी किसे कहते हैं। उसके बाद जानेंगे इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ सामान्य रोग और उसका लक्षण, और उसके बाद उसका हम लोग निवारण कैसे करेंगे। इसके बाद वाला क्लास में हमारा यही होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि आप लोगों को अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।